जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का, हार्दिक इस्तकबाल, अभिनंदन, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत। चलिए, हर तरीके से आपका स्वागत है इस खूबसूरत सी क्लास में। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खूबसूरत सी क्लास को और देखेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन शुरुआत तो हमारी वोकैबुलरी से ही होगी, जिसमें पहला ही शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो सोशल होता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो खास करके ये दिखाता है उसके टर्म में कि जहां पर इस्तेमाल करी जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति, एक होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। देखो यहां पर है इंट्रोवर्ट और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो मतलब अंदर की तरफ सोचे। अंदर की तरफ सोचने से मेरा तात्पर्य यह है कि अंदर का मतलब यहां पर यह है कि जो इनसाइड मतलब अपने अंदर ही रहे, बाहर चीजों को एक्सप्लोर ना करे, बाहर चीजों से घुलना मिलना ना चाहे। तो जो घुल, अच्छा ये हो गया था, चलिए ये बता दिया था मैं आपको, चलिए ये करा दिया है आपने, कोई बात नहीं। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा क्या है, जो जो है अपने आप में जो बाहर की तरफ सोचता है, यानी बाहरी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, बाहिर्मुखी कहते हैं। नेक्स्ट चलो आ जाओ, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है आजाद करना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है जो लिबरेट कहते हैं। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को आजाद कर देना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज से लिबरेट, आजादी है, ये वही कहलाता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट को याद करो, एक्स्ट्रा कैट से एक्सट्रिकेट, एक्स्ट्रा कैट यानी किसी के घर पर जब हो जाती है एक्स्ट्रा कैट तो उसे कर देते हैं एक्सट्रिकेट। यानी जब भी होता है किसी के घर में एक्स्ट्रा कैट तो उसे कर देता है एक्सट्रिकेट, यानी उसे आजाद कर देता है, उसे जो है लिबरेट कर देता है। बोलता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, उसी को कहते हैं एक्सट्रिकेट। यानी एक्स्ट्रा केट को लोग एक्सट्रिकेट कर देते हैं, आजाद कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब है खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट टाइप का, यानी जो ज्यादा खर्चीला हो, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो, उसे एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे। यानी सीधा सीधा ये है ना, देखो एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब ये है कि जैसे ये समझ लो कि कंजूस का अपोजिट है, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, ज्यादा चीजों में पैसा लगाता है, यानी जो फालतू के खर्च करता है, उसे एक्स्ट्रावैगेंट कहा जाता है। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है जो खर्चीला। एक्स्ट्रावैगेंट को कितना आसान है याद करना, यहां पर है एक्स्ट्रा और यहां पर है वैग, यानी जो भी एक्स्ट्रा बैग लेके घूमता है। जैसे जाओगे आप देखोगे कोई शॉपिंग करने गया तो उसके पास बहुत सारे बैग्स होते हैं। अब यहां भी बैग है, यहां भी बैग है, जितनी चीजें जरूरत है उससे ज्यादा कहीं बैग है, यानी जिसके पास होता है एक्स्ट्रा बैग वो हो जाता है एक्स्ट्रावैगेंट, वही होता है एक्स्ट्रावैगेंट। यानी यही कहलाता है एक्स्ट्रावैगेंट, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा बैग होता है वो एक्स्ट्रावैगेंट कहलाता है। हाँ, लेविस हो जाएगा, लेविस का मतलब खर्चीला ही होता है। नेक्स्ट है अटोन। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन का मतलब होता है कंपेंसेट करना। अटोन का मतलब होता है रिमोर्स करना। अटोन का मतलब होता है जो जैसे कोई बात आपने किसी से कह दिया और कहने के बाद आप उस पर पछताने लगे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वही होता है अटोन। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, यानी कंपेंसेट करना, कंपंक्शन दिखाता है क्या, अटोन। अटोन को याद करो, देखो अ मतलब एक और यहां पर है टोन। एक इंसान की टोन जो होती है, जो इंसान की एक टोन होती है, वो जीवन भर उसे अटोन करा सकता है। यानी इंसान के द्वारा बोला गया एक टोन भी उसे पूरी जिंदगी क्या करा सकता है, अटोन करा सकता है, प्रायश्चित करा सकता है। यही चीज कहलाता है अटोन। यानी कोई बोल देता है एक ऐसा टोन जिससे उसे पूरी जिंदगी क्या करना पड़ता है, अटोन करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है पुराना। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है जो ऑब्सोलेट हो, ऑब्सोलेट कराया हूं पुराना के लिए। एंटीक्वेटेड में देखो, एंटीक का मतलब ही होता है पुराना, जैसे एंटीक पीस होता है। एंटीक पीस का मतलब होता है कि वो जो काफी प्राचीन है, काफी पुराना है, उसे एंटीक कहा जाता है, और उसी से बना है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब ही होता है पुराना, जो एंशिएंट हो, प्राचीन हो, जो बहुत क्या है, जो पुराना है, वही कहलाता है एंटीक्वेटेड। अब एंटीक्वेटेड को याद करो, देखो ये है आंटी और आंटी का ये कोट, देखो इस आंटी का कोट क्या है, एंटीक्वेटेड है। इस
आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, यानी आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, पुराना है, ऑब्सोलेट है, ओल्ड है, प्राचीन है। क्या? आंटी का कोट, यानी आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, पुराना है। नेक्स्ट है ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना, ब्रैग का मतलब होता है फ्लॉन्ट करना, ब्रैग का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। ब्रैग का मतलब होता है कि जब कोई बड़े बड़े राग में जब शब्दों को बोलने लगे, जैसे मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे फूफा सांसद है, मेरे मामा मंत्री हैं, ये हैं वो हैं, नहीं लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, किसी चीज में लगते हैं वाहवाही करने, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहने लगते हैं, वही कहलाता है क्या? ब्रैग कहलाता है। अब ब्रैग को याद करो, देखो यहां बी फॉर याद कर लो, बड़े से, और यहां पर है राग, यानी जो बड़े बड़े राग में जो कहने लगे कि मेरे ये है वो है ऐसा है, हाँ चार्लटन है, फ्लॉन्ट है, एक्सेजरेट है, वही कहलाता है ब्रैग। यानी किसी चीज को बढ़ा के कहना, चढ़ा बढ़ा के कह देने को ब्रैग कहते हैं, यानी सेखी बघारना कहते हैं। ध्यान देना, एक बार केबीसी में 20 की 25 लाख का एक सवाल पूछा गया। हाँ, ओवर स्टेटमेंट है, हाइपरबोल है, बहुत सारे शब्द होते हैं। एक बार केबीसी में पूछा गया सवाल, 20 लाख की 25 लाख का सवाल है ये, कि विच ऑफ दिस प्रोवर्ब्स इज यूज्ड टू ब्रैग अबाउट समथिंग, मतलब सवाल पूछा गया था ये। अब यही है कि विच ऑफ दिस प्रोवर्ब्स, यानी दिए गए जो प्रोवर्ब्स हैं, इन प्रोवर्ब्स में से कौन सा प्रोवर्ब है जो किसी चीज के बारे में कह रहा है कि ब्रैग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में कहना चाहता है कि किसी चीज को क्या करना? ब्रैग करना। ब्रैग यही है। अगर आप गलती से केबीसी में होते तो आपका जो है लॉटरी लग गई होती, 20-25 लाख रुपए यूं ही चले आते। तो ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना, चंपत होना नहीं, कान खाना नहीं। क्या है? सेखी बघारना। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, आपको मिल रहे हैं 20 लाख। आगे बढ़ो। एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना, एक्सपोज का मतलब है कि किसी चीज को खुलासा कर देना। सर केबीसी क्या है? केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? नहीं देखे हो कौन बनेगा करोड़पति? वही तो क्वेश्चन पूछा है। एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना। देखो ये तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं सुना होगा। एक्सपोज का मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में ये बता देना। जैसे कोई चीज नहीं होता है कि जैसे एक्सपोज दिखाता है कि जैसे किसी चीज के कोई ऐसी कोई राज था, कोई ऐसा कोई राज है, उस राज को खोल देना। एक्सपोज का मतलब होता है पर्दा उठाना, यानी कोई ऐसा राज है, उस राज से पर्दा उठाने को एक्सपोज कहा जाता है, खुलासा करना कहलाता है एक्सपोज। अब एक्सपोज जैसे अभी क्या है कि अडानी जो था, अडानी पर जो हिंडनबर्ग का जो नीथन एडरसन जो था, उसने एक पूरा का पूरा मतलब एक खुलासा किया कि कैसे वर्ल्ड का जो 3rd रिचेस्ट पर्सन है वो कैसे चोरियां कर रहा है, कैसे नकली नकली काम कर रहा है। हाँ, यही चीज कहलाता है एक्सपोज। एक्सपोज का देखो, एक्स का मतलब ये होता है बाहर, एक्स का मतलब क्या होता है यानी बाहर के लिए, और उसका पोज जैसे ही एक्स हुआ वो एक्सपोज हो गया, उसका खुलासा हो गया। तो एक्सपोज यानी खुलासा करना, इसी खुलासे को कहते हैं एक्सपोज करना। नेक्स्ट है डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब होता है भूत। डायबोलिकल का मतलब होता है जो डेविलिश होता है, राक्षस होता है, जो घोस्ट होता है, उसे कहते हैं डायबोलिकल। मान के चलो पति और पत्नी एक साथ रहते हैं और पति और पत्नी में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने का मतलब है कि पति कह रहा है कि हम भी अलग रहेंगे, पत्नी कह रही है कि हम भी अलग रहेंगे। 2 BHK का फ्लैट है, एक रूम में पति है, एक रूम में पत्नी है। रात को खुराफात आया पति को, बोला कि अच्छा ठीक है इसको अलग अलग रहना बताता हूं। जैसे रात 12-1 बजा था, पति लगा उसमें से आवाज निकालने, कुछ आवाज निकालने, डराने वाली आवाज निकालना शुरू कर दिया। अब आवाज निकालना शुरू किया, जब पत्नी को आवाज सुनाई दिया, भयभीत हो गई, पूरी डर गई, और डर के जब सुबह उठी तो बोली कोई बात नहीं, बात ही कर लेते हैं। बात करी और बात करके बोली कि रात को पता है बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा था, अब मैं अलग नहीं रह सकती, जो भी गलती हुई इसको भूल जाओ, जान बची तो लाखों पाए। अब पति क्या कह दिया कि 2 बोली कल जो बोला था, 2 बोली कल बोला था वो कुछ और नहीं, डायबोलिकल था। यानी 2 बोली कल जो बोला था वो डायबोलिकल था, वो भूत था। पत्नी और डर गई, अब जीवन में कभी नाम नहीं लेगी अलग होने का। अब यही सब तरीका अपना लेना है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो समझ लो कि पति पत्नी को अलग नहीं कर सकता।
डरा दो, बोलो दो बोलिकल जो बोला था वो भूत था, यानी डाइबोलिकल था, भूत था। तो डाइबोलिकल का मतलब होता है भूत। इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट। देखो इक्विवोकल का मतलब होता है कि जो चीज नॉट क्लियर हो, ड्यूबियस टाइप का हो, डाउटफुल टाइप का हो, उसे ही कहते हैं इक्विवोकल। देखो यहां पर है इक्वल, वोकल का मतलब हो गया, देखो याद कर लो इक्विवोकल को इक्वल वोकल से। जैसे मान के चलो कि आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन आपका ऑप्शन ए भी लग रहा है और आपका ऑप्शन बी भी लग रहा है, यानी इन दोनों का जो वोकल है वो इक्वल निकल के आ रहा है, इक्यू वोकल आ रहा है, यानी ए और बी दोनों निकल के आ रहे, इसी को इक्यू वोकल कहते हैं। यानी इक्वल इन दोनों का वोकल है, इसीलिए क्या है, इक्यू वोकल है, अस्पष्ट है, समझ ही में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है, डाउट में है, यही कहलाता है इक्यू वोकल। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। देखो दो शब्द होता है, एक तो होता है डेजर्ट जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान को कहते हैं। इसी में लगा दोगे डबल एस तो डेजर्ट का मतलब हो जाएगा मिठाई, जैसे खाने के बाद जो मीठा खाते हो ना उसे डेजर्ट कहते हैं। यहां पर डेजर्ट अगर वर्ब के जैसा ट्रीट करेगा तो उसे कहते हैं त्याग देना, छोड़ देना। जैसे किसी भी चीज को आप छोड़ देते हो, अबेंडन कर देते हो, वही कहलाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, यानी कोई भी चीज त्याग दिए तो उसे डेजर्ट कहोगे। तो यही चीज है डेजर्ट, यानी आप रेगिस्तान में, मान के चलो रेगिस्तान है, कोई जगह पर आप रह रहे हो और वहां पता चला कि अचानक से वो रेगिस्तान में बदलने लगा और रेगिस्तान बनने लगा वो, तो आप क्या करोगे, उस जगह को क्या कर दोगे, उस डेजर्ट को आप डेजर्ट कर दोगे, त्याग दोगे। और डेजर्ट क्यों है, क्योंकि लोगों ने उसे डेजर्ट कर दिया है, उसे त्याग दिया है। क्लियर? चलो आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। मैंने कहा एक एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहिर्मुखी होता है, जो बाहर की तरफ थोड़ा रुझान रखे। एक्स्ट्राकेट को क्या कर दो, एक्सट्रिकेट कर दो, आजाद कर दो। एक्स्ट्रावेगेंट यानी एक्स्ट्रा बैग जिसके पास होता है वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, खर्चीला होता है। एक टोन इंसान को जीवन भर अटोन करा सकता है, प्रायश्चित करा सकता है, तो प्रायश्चित करना। एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड यानी आंटी का जो कोट है वो बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। ब्रैग, बड़े बड़े राग में कोई बात कह रहा है, यानी ब्रैग कर रहा है, चार्लटन कर रहा है, चार लात मारो खींच के उसे। एक्सपोज करना, खुलासा करना। डाइबोलिकल, दो बोलिकल जो बोला था वो डाइबोलिकल था, भूत था। इक्वल वोकल है दोनों का, इसीलिए इक्यू वोकल है, अस्पष्ट है। डेजर्ट, डेजर्ट को मैंने डेजर्ट कर दिया है, त्याग दिया है, उसे छोड़ दिया है, तो डेजर्ट का मतलब होता है परित्याग करना, किसी चीज को त्याग देना डेजर्ट कहलाता है। बताओ एक एक शब्द बताओ, याद है कि नहीं, एक एक शब्द बताओ याद है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब। यस सर, यस सर। अब बताओ इतना याद नहीं होगा फिर कैसे याद करोगे, एग्जाम कैसे नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसी से, याद नहीं करोगे तो कहां से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम देखेंगे। लास्ट क्लास की अगर बारे में मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मैं आपको पढ़ा रहा था यूज ऑफ हु, होम और हुज, विच और डेट का यूज चल रहा था, जिसका एक नाम होता है, उस नाम को कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हु का यूज सिखाया, आपको होम का और आपको हुज का। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर कुछ कुछ चीजें हमें डाउट कर रही हैं, डाउट जो बन रहा है उस चीज को हमें क्लियर कर दीजिए। आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यूज ऑफ हु। यूज ऑफ हु के बारे में आपको बताया था कि यूज ऑफ हु का इस्तेमाल करना लिविंग के साथ। लिविंग के साथ क्या लगेगा, हु लगेगा। नॉन लिविंग के साथ क्या लगेगा, तो नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ विच का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है कि एक स्पेशल ही केस है, स्पेशल केस में मैं आपको डैट का यूज सिखाऊंगा। जैसे कि लिविंग आता है क्या, हु लेके, नॉन लिविंग आता है विच को लेके, ये चीजें आपको मैंने बताया था। फिर हम बात कर रहे थे कि यहां पर हु जो है ये इसके और इसके खानदान में अलग अलग और भी लोग हैं। एक और व्यक्ति है जो हु से ही बना है, जिसे होम कहते हैं। एक और व्यक्ति है जो हु से ही बना है, उसे हुज कहते हैं। तो हु तो आपको समझ में आ गया था, क्लियर।
प्रॉब्लम आपको होम में आ रही थी, लेकिन सारी चीजों को एक बार फिर से समझते हुए चलेंगे। पहले यहां देख लो, क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां क्वेश्चन का जरा आंसर दो। आई मेट अ मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन एस। जरा इसका आंसर देना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या समझा है लास्ट क्लास में। बी बी बी। लाजवाब तैयारी, लाजवाब। देख रहे हो, क्रांतिकारी। क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। मैंने कहा आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। और मैन क्या है तो कहोगे सर लिविंग है। और जैसे कि मैंने बताया है, लिविंग के साथ क्या आता है, हु आता है। हुज का इस्तेमाल नॉन लिविंग के साथ होता है, तो व्हिच को काट के क्या कर देंगे, हु कर देंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मैंने कहा कि सी इज द गर्ल। यहां स्लैप्ड क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है विच, होम नहीं और हुज नहीं। विच आता है गर्ल के लिए नहीं, नॉन लिविंग के लिए, तो विच कट गया, क्या बच गया, हु। तो हु स्लैप्ड रेनू। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स है तो प्लेयर्स प्लूरल है, और प्लूरल के कारण से यहां हु के बाद हैज नहीं, हैव होगा। यहां तक हमारी बातें हो चुकी थी, यहां तक मैं आपको बता चुका था, यहां तक मैं आपको समझा चुका था। प्रॉब्लम आपको जो आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी यूज ऑफ होम में। यही था प्रॉब्लम का जड़। देखो बेटा, एक चीज आपको समझना है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि शब्द है आपका हु, और दूसरा भी शब्द है हु, लेकिन ये हु जो है ये सब्जेक्ट है। इसी में एम लगा दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी हु सब्जेक्ट और होम ऑब्जेक्ट। क्लियर। हु सब्जेक्ट और होम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज पढ़ाया था, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब मैं पूछूं कि एक बात बताओ, ये प्लेयर्स क्या है, तो तुम्हारा जवाब ये आएगा कि सर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। अब यही चीज मैं इसके ऊपर दोहराता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि बाई क्या है, कहोगे सर बाई प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट हु है या ऑब्जेक्ट होम है, तो कहोगे कि सर बाई है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हु का नहीं होम का इस्तेमाल करेंगे। तभी तो तुम कहते हो बाई होम। क्या कभी बाई हु सुने हो, बाई हु का इस्तेमाल कभी सुने हो, कहोगे ना, तो क्या कहते हो, बाई होम। यानी एक ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बेटा कि कभी भी तुम्हें दिख जाए प्रीपोजिशन, मैं बाई ही नहीं कह रहा, मैं कोई भी प्रीपोजिशन कह रहा हूं, अगर तुम्हें अपनी आंखों से क्या दिख गया, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हु का इस्तेमाल नहीं करना, होम का इस्तेमाल करना। यानी जैसे तुम्हें प्रीपोजिशन दिखा तुरंत होम चाप देना। देखो यहां ध्यान से एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्या है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, द नेम ऑफ द वुमेन, उस औरत का नाम। यहां पर टू क्या है, प्रीपोजिशन। जल्दी से आंसर दो इसका। बस यही चीज चाहता था। मैंने ये कहा कि अगर आपको अपनी आंखों से, जैसे सवाल लगा रहे हो, क्वेश्चन कोई कर रहे हो, और क्वेश्चन में तुम्हें गलती से भी ये दिख जाए कि देखो ये है प्रीपोजिशन, और कभी भी तुम्हें प्रीपोजिशन दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हु सब्जेक्ट है, विच नॉन लिविंग के लिए है, वुमेन की बात कर रहा है, हुज पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो टू के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो होगा होम। और नहीं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, यही नहीं, और देखो, ये देखो, जरा इसका आंसर बताना। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, नो एरर। बी,
बी बी। हु नहीं, होम होगा। टू होम, टू होम। प्रीपोजिशन क्या होता है बताओ इस ढक्कन को। प्रीपोजिशन अब क्या होता है? बी बी बी। लाजवाब। मैंने क्या कहा कि टू एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्या है टू? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हु क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या करो, बस एम लगा दो, बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? टू होम, ऑप्शन बी। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, जैसे आप देखो कि स्थान बताने को कहता है, टू, बाई, इन, ऑन, फॉर, इनटू, इनसाइड, बिटवीन, बिसाइड, अमोंग। ये बहुत सारी चीजें होती है, राउंड, अराउंड, बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? टू होम। तो बस यही चीज है। आप एक चीज गौर करोगे कि यहां पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है कि जब सब्जेक्ट आया है तो उसके पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हु क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट कैसा? सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट नहीं होगा। तो एक चीज ये भी है कि आप जब क्वेश्चन देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन था कल वाला कि सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है आई लव मोर। यानी अगर इस पूरे क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ऐसे, सी इज द गर्ल। एक सेंटेंस ये हो गया, सी इज द गर्ल। उसके बाद मैं लिखूंगा आई लव मोर द गर्ल। दूसरा सेंटेंस ये लिखूंगा। एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे जोड़ना है, तो जोड़ने का जो जगह होगा वो यही होगा। ये मत सोचो कहीं और जोड़ने के लिए लगाओगे। जोड़ने का स्थान तो यही है, इसी पॉइंट पर जोड़ोगे। इसी पॉइंट पर जोड़ सकते हो, और कहीं जुड़ने वाला नहीं है। इसी जगह पर आप जोड़ सकते हो, इसी जगह पर आप जोड़ोगे और कहीं नहीं। अब यहां पर जोड़ोगे तभी तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब यहां पर देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना। अब तुम्हें चाहिए यहां जोड़ने के लिए क्या चाहिए? गर्ल रिपीट हो रही है तो गर्ल को मिटाना है। गर्ल लिविंग है, क्या आएगा? हु आएगा। लेकिन यहां जगह किसका है? ऑब्जेक्ट का, तो होम आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ये चीज बताना चाहता था। और दूसरा चीज एक और समझ लो कि यहां पर ये सब्जेक्ट आया हुआ है, तो हु भी तो सब्जेक्ट है। कंफ्यूज किसमें हो रहेगा? हु में और होम में हो रहे होगे। तो ये जब सब्जेक्ट आया है तो यहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करो, सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट दोबारा नहीं आएगा। तो बच क्या गया? बी, ना ही सी और ना ही डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? होम। ये तरीका है। और नहीं तो और देखो, देखो मैंने कहा द गर्ल, वह लड़की। अब देखो यू सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट होगा कहोगे ना, तो फिर क्या होगा? यहां पर हुज होगा। हुज तो नाउन से पहले आता है। विच होगा, ये तो नॉन लिविंग के लिए आता है। बस क्या गया? हु और होम। सब्जेक्ट है तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा? होम। ऑप्शन ए। और होम देखो, हु का मतलब होता है जो, और होम का मतलब होता है जिसे। यानी द गर्ल, जिससे या जिसे। द गर्ल यानी वह लड़की जिससे या जिसको तुम देखे थे डेस्क पर, वो एक रिसेप्शनिस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुझे लगता है कि अब आपको होम में दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बार अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं समझ जाऊंगा इसका आंसर क्या है। जल्दी बताओ। ही इज द फ्रेंड। बस समझ तो गए। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। हु नहीं, विच नहीं, होम नहीं, सॉरी क्या होगा? होम, हिम नहीं। ऑप्शन आ गया, ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखेंगे। एक बार यूज ऑफ हुज देख लो। हुज के बारे में जैसे कि आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा आई, मैंने कहा आई, मैंने कहा मी, और मैंने कहा माई। इन
तीनों में जो चीजें हैं, आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये एक एडजेक्टिव है जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही हु सब्जेक्ट है और इसका होम ऑब्जेक्ट है और हुज इसका पजेशन है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है। एक बात बताओ, माई का इस्तेमाल कब करते हो? जब नाउन होता है उसके पहले। जब नाउन होता है यानी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई पेन, माई क्लास, माई घर, माई हाउस, माई होम, माई लाइफ, माई स्टाइल। इसका मतलब यह है कि माई का इस्तेमाल वही होगा जहां नाउन होगा। नाउन से पहले तो सेम यही है। अरे ये नाउन से पहले आएगा तो ये भी नाउन से पहले, सेम एक ही जाति का है। तो जैसे आपको नाउन दिखे तो भूल जाओ हु और होम को, किसको याद करोगे? हुज को, क्योंकि जब नाउन है तो ये तो प्रोनाउन है, नहीं आएगा। ये प्रोनाउन है, नहीं आएगा, क्योंकि नाउन से पहले नहीं आता है प्रोनाउन। तो क्या आएगा? तो एडजेक्टिव आएगा। और देखो यहां पर मैंने कहा आई हैव अ गोट, मेरे पास एक बकरी है। यहां लिख रहा है कि मिल्क इज स्वीट, मिल्क क्या है? तो मिल्क एक नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? क्या नाउन से पहले प्रोनाउन आ सकता है? प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन के बदले में। नाउन आया है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, उड़ा दो। विच नहीं आएगा, क्या आएगा? हुज। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। और देखो मैंने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, कार यू बोरोड। अब कार क्या है? नाउन है, तो हुज कार क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी, यानी जिसका कार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैंने कहा रामू इज द मैन, यहां पर सन है, सन क्या है? नाउन, यानी जिसका बेटा, जिसका सन, तो क्या हो जाएगा? हुज सन, जिसका बेटा, तो हुज सन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो तुरंत कर, सबसे आसान तो यही है कि दैट इज द लेडी गोल्डन चैन, चैन क्या है? नाउन, तो हुज गोल्डन चैन, जिसका गोल्डन चैन। स्नैच यस्टरडे, जिसको कल क्या कर लिया गया था? स्नैच कर लिया गया था। आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। जरा इसका आंसर देना क्या होगा, एक बार इसका आंसर देना। पांचवे का आंसर दो। इसका आंसर दो बेटा, पांचवे का। डी डी डी। लाजवाब, लाजवाब तैयारी। यही देखो, इसीलिए आपको ना बीच में ला दिया, जो गड़बड़ हो रहा था कल ना, इसीलिए इसको बीच में ला दिया हूं। जो परेशान हो रहे थे इसीलिए इसको बीच में ला दिया कि पढ़ रहे हो कुछ और, लेकिन फिर भी तुम उसमें अंतर समझ जाओगे। यहां लिखा है मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का पत्ता साफ। क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं, विच नहीं, दैट नहीं, क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी जिससे। क्या मैं जान सकता हूं कि किससे? किससे यू वांट टू, यानी किससे या किसको? होम यू वांट टू सी प्लीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पर एक बार देख लो कि यूज ऑफ विच, विच का इस्तेमाल सीधी बात है कि आता है नॉन लिविंग के लिए। सब्जेक्ट की जगह भी विच, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी विच, और एडजेक्टिव की जगह पर भी विच। हर जगह क्या आएगा? विच। देखो आई हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स। एक चीज और समझ लो, देखो विच का इस्तेमाल कभी कभार होता है सिलेक्शन के लिए भी। जैसे आप जब क्वेश्चन देखते हो, डायरेक्शन लिखा होता है कि यू हैव 4 ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट। इसका मतलब है कौन सा एक है जो करेक्ट है, तो उसके लिए भी विच आता है। लिखा है क्या? वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, हमारे पास 2 ऑपरेटर्स है। ऑफ देम यू वांट, इनमें से तुम किसको चाहते हो? तो हु ऑफ देम नहीं, होम ऑफ देम नहीं, विच ऑफ देम। विच आता है सिलेक्शन के लिए भी, चॉइस के लिए भी। तो याद रखना सिलेक्शन और चॉइस के लिए भी क्या आ सकता है? विच आ सकता है। विच वन इज करेक्ट, या विच इज करेक्ट जो सही है, तो सिलेक्शन के लिए आएगा। यहां देखो हियर इज द बुक यू लॉस्ट यस्टरडे। अब किताब क्या है? नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा? अब देखो एक चीज समझ लो, यहां पर थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि हेयर इज द बुक यू लॉस्ट यस्टरडे। अब बुक के लिए हु नहीं होगा वहां पर, खास करके वहां पर। अब वहां पर नाउन नहीं है तो हुज नहीं होगा। लिविंग होता तो हम होम का इस्तेमाल करते, तो इसीलिए होम भी नहीं होगा, नॉन लिविंग है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां विच नहीं आता है वहां डेट भी आ सकता है, यहां पर विच भी सही है। अब विच ऑप्शन में ही नहीं है तो गलत काट दोगे, क्या करोगे, विच। तो विच होगा तो करेंगे, क्योंकि डेट किसी के भी बदले आ सकता है, किसी के अभी बताऊंगा डेट का यूज। डेट का यूज पूरा स्पेशल है। द बुक हु इज ऑन द डेस्क इज माइन। अब बताओ क्वेश्चन है ये कि द बुक हु इज की विच इज, तो विच इज ऑप्शन बी। मैंने कहा दिस इज द बुक हु, अब बताओ कि दिस इज द बुक हु सी प्रेजेंट में, कि दिस इज द बुक हु, तो हु नहीं, विच। विच आई हैव बॉट द कार हु वॉज माई ड्रीम की विच वॉज माई ड्रीम, तो कहोगे विच होगा, विच वॉज माई ड्रीम, ना कि हु वॉज माई ड्रीम। कार क्या है, नॉन लिविंग है। एक बार ये बता दो बेटा कि यहां तक जो समझाया वो समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं शुरू करूंगा यूज ऑफ दैट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। एक बार बस ये बता दो, तब भी मैं आगे शुरू करूं यूज ऑफ डैट, क्योंकि डैट का यूज अब तुम्हारे मन में जो है बेचैनी आ रही होगी, सर डैट कब आता है, सर डैट बता दीजिए कब आता है। हाँ, बस वही है, नॉन लिविंग हो तो विच लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। लिटिल डाउट, लिटिल डाउट, यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आज हम देखो, आज हम डैट को समाप्त कर देंगे, आज डैट को किसी भी हाल में हम समाप्त करना है हमें। चलो आओ डैट का यूज देखते हैं। देखो डैट का यूज ना पूरा स्पेशल है। डैट जो कहता है कि डैट का एरिया निर्धारित है, कि डैट ऐसे नहीं आएगा, लेकिन कुछ शब्द हैं उनके साथ डैट आएगा, सिर्फ उन शब्दों के साथ ही डैट का इस्तेमाल होगा। जैसे देखो एक बात कह रहा मैं, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि लिविंग हो तो लिविंग के लिए क्या आएगा, हु, और नॉन लिविंग हो तो क्या आएगा, विच। क्लियर, लिविंग हो तो हु और नॉन लिविंग हो तो विच। अब देखो मैं ये कहा कि लिविंग होता तो हम क्या लगाते, हु लगाते। नॉन लिविंग होता तो विच लगाते। नॉन लिविंग होता तो क्या लगाते, विच का इस्तेमाल करते। लेकिन जब लिविंग हो और लिविंग के साथ नॉन लिविंग हो, लिविंग के साथ क्या जुड़ जाए, नॉन लिविंग। अब तुम कहोगे कि सर लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए विच, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ हो जाए तो यहां पर आता है दैट। ये चीज समझना है, क्या आएगा, दैट। और दूसरा, लिविंग हो और लिविंग के साथ कोई एनिमल आ जाए, एनिमल का मतलब जानवर, तो क्या आ जाएगा, बस ये दो चीज समझ लो। मैंने क्या कहा, अगर लिविंग होता, गर्ल थी तो हु लगाया, यहां पर कार था तो विच लगाया। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कोई भी चीज जोड़ दिया कि गर्ल एंड, या फिर गर्ल के साथ विच कर दिया, गर्ल विथ कार, तो कार क्या है, नॉन लिविंग, तो क्या आ जाएगा, डैट। मैंने कहा कि बॉय विथ हिज डॉग, क्या आ जाएगा, डैट। यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ जाए तो डैट, और लिविंग के साथ कोई जानवर आ जाए तो डैट। सर लिविंग विथ नॉन लिविंग एग्जाम्पल हजार लिखवाऊंगा, हजार। तुमको लगता है कि जितना एग्जाम्पल देता हूं मैं कोई देता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं बेटा मैं। तुम लोग काहे टेंशन ले लेते हो कि ऐसा होगा, पूरा देखो लो तुम्हारे सामने पूरा चीज ही खोल के रख देता हूं, देखो ये रहा, सारे राज खोल दिया। इन शब्दों के साथ क्या लगा देना, डैट। एक बार कोशिश करो इन शब्दों को याद करने की, एक बार कोशिश करो कि ये सारे के सारे शब्द याद हो जाएं, देखता हूं कि याद कर पाते हो।
चलो याद हो गया। अच्छा चलो देखो, ये कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करेगा। देखो आपको ना आता हूं मैं कुछ चीजों पर, याद देखो कैसे होगा याद। मैं आपको कराया था कि जीरो को हम कहते हैं नन, आया था ना। वन को हम कहते हैं ओनली या ओनली वन। दो को हम कहते हैं आइदर, नाइदर, या फिर इच भी होता है, बोथ भी होता है, सब बताया था। 20 को हम कहते हैं सम, 50 को हम कहते हैं हाफ, ये याद है कि नहीं। 80 को हम कहते हैं मोस्ट, और 100 को हम कहते हैं ऑल। ये सब आपको पहले से याद है? याद नहीं हुआ? कैसे याद होगा? अब सुनो, मैं कहा कि इसमें से ही मैं शब्दों को निकालता हूं। मैंने जीरो का ले लिया नन, और वन का ले लिया ओनली, 20 का ले लिया सम, और 100 का ले लिया ऑल। इसी में से लिया हूं ना। अब आओ जरा, मैंने कहा कि नॉन नन हो। अब नन ही नन के परिवार का है, नो नॉट सब एक ही खानदान का है। नन हो गया, वन के लिए क्या हो गया ओनली, 20 के लिए सम, और ऑल के लिए यानी 100 के लिए ऑल। और जिस समय तुम सम को इस्तेमाल कर रहे थे उसी से याद रख लो सेम, सम सेम, सम सेम, ए फॉर एनी और एम फॉर मच। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि जीरो के लिए नन, और एक के लिए ओनली, 20 के लिए सम, और 100 के लिए ऑल। याद हुआ? और जिस समय सम को याद करो तो सम सेम, सम सेम, सम सेम। तो सेम बोले तो ए फॉर एनी और एम फॉर मच। इतना याद हुआ? मैंने कहा कि फ्यू ऑफ यू द फ्यू, फ्यू ऑफ यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। क्लियर? और जैसे कि कराया कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस एनिमल, और उसके बाद एक बच गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ क्या आता है? सुपरलेटिव के साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजों को एक तरफ कर देता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा नन। अब नन आया तो उसमें नो और नॉट जुड़ गया। उसके बाद ओनली, ओनली, फिर मैंने कहा सम। और जिस समय मैं सम को याद कर रहा था, सम के बगल में क्या खड़ा था? सेम। और सेम में भी ए का मतलब एनी, और एम फॉर हो गया मच। हुआ? उसके बाद था ऑल, ऑल था। मैंने कहा कि इसके बाद आप क्या करो कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस एनिमल, 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 लिविंग प्लस एनिमल। मैंने कहा फ्यू ऑफ यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, और उसके बाद क्या बच गया? सुपरलेटिव डिग्री। अब याद हो गया? अब याद हुआ कि नहीं? अब देखो, अब तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा, इसका देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका होगा। अब जो है आप ये सारी चीजें समझ चुके हो कि ये क्या था। इसके बाद एक और चीज जोड़ दूं तो नाराज होगे क्या, या तुम्हारे लिए पहाड़ बनेगा क्या? यही चीज, बॉडी वन और थिंग, बॉडी वन या थिंग। कौन सा? सेना बूट वाला, जो सेना है ना बूट वाली, वही सेना। आओ क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं एक एक क्वेश्चन की। आओ जरा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो इसका। विनोद कह रहा है कि सर सुपरलेटिव क्या होता है, बताओ विनोद को। हाँ विनोद, सुपरलेटिव कराऊंगा एडजेक्टिव में, गुड बेटर बेस्ट, टॉल टॉल और टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसका आंसर देखो। सी सी सी, सारे बच्चे देने लगे। यही चीज क्या है कि मैन इज द ओनली एनिमल, यानी यहां पर क्या जोड़ दिया है? ओनली। आया कि नहीं? ओनली एक के लिए
नन, नो, नॉट पहले, ओनली, सेम, सम, सेम, सेम में ए फॉर एनी, एम फॉर मच, और सम के नीचे ऑल। हो गया पूरा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस एनिमल, सुपरलेटिव। याद हो गया। इनके साथ क्या लग जाएगा? अब ओनली अपनी आंखों से देख लेना तो तुरंत डैट चाप देना। क्या हो जाएगा? डैट। ये देखो, मैंने कहा कि देयर इज नन, नन क्या है? उसी में का नन है। अब नन तुम्हें अपनी आंखों से दिख गया तो क्या लग जाएगा? डैट। जैसे दिखा नन, जैसे दिखा ऑल, जैसे दिखा सम, सेम, सबके साथ लगा दो दैट। नेक्स्ट, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब बताओ, कराया हूं ना सेना और बुट वाला, somebody, someone, something, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, उसी में का है कि नहीं? एवरीबडी और एवरीथिंग। अगर सेना बूट वाली दिख गई तो कुछ नहीं करना है, डैट चाप देना। कुछ मत करो, क्या लगा दो? डैट। बस हो गया, आ गया आंसर। अब नहीं समझे तो कब समझोगे? अब नहीं सीखे ना तो बताओ कब सीखोगे? आगे बढ़ जाओ, जरा इसका आंसर देना, इसका आंसर दो, देखा जाए। डी, डी, डी। कैसे डी दे दिए? बस सर कैसी बात कर दी? ओनली दिख गया, ओनली दिख गया तुरंत डैट चाप देंगे। ओनली, नन, सम, सेम, ये सब दिख जाएगा, डैट लगा देंगे। या somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, जैसे दिखेगा डैट लगाएंगे। मैंने क्या कहा कि there is nothing, there is nothing that I can do for you, that I can do for you, there is something that, तुम बोलते हो ना, स्पोकन वाले लोग क्या करते हैं? यही काम करते हैं। there is something that, there is everyone, अब everyone, everyone क्या है? उसी का है, that, तुरंत that लगा देते हैं। यही खेल है इसका। लड़का डरता है, डरना है। चलो आओ आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ रुक किया जाए, और आते हैं अपने नेक्स्ट वाले में, यूज ऑफ सेल्फ प्रोनाउन। यूज ऑफ सेल्फ प्रोनाउन। एक बार कमेंट करो, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया? कमेंट करके बताओ, और दिल बना दो हर जगह। मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल दिखना चाहिए। दिल विल बनाओ जरा, देखा जाए समझ में आया कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो इनके अलग अलग मीनिंग है। एक है आपका, आज परिचय बता दूंगा, पढ़ाऊंगा इसको कल से। आज पहले इसको समझ लो कि क्या है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर रिफ्लेक्सिव अलग होता है, इम्फेटिक अलग होता है, इतने प्रकार के हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, इतने प्रकार की चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। कोई देखो, बच्चों का खेल है, बच्चों की तरफ इसको समझना। मैंने कहा शब्द है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? और इसी से एक शब्द बना होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में आपको मैं बताता हूं। इन दोनों के बारे में मैं आपको सिखाता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों क्या क्या चीजें हैं।
इन दोनों में क्या क्या अंतर है, पहले ये समझ लो। देखो, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर को बताता हूं। अंतर को बताने के लिए मुझे थोड़ा उतरना पड़ेगा इतिहास के खंडों में। इतिहास का वो समय जिस समय भारत पर एक नई सल्तनत का आगमन हो चुका था, जिस सल्तनत का नाम पढ़ते हैं हम मुगल सल्तनत के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में। उस सल्तनत के जो संस्थापक माने जाते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर को माना जाता है। कहते हैं कि बाबर जो था, बाबर तो अपने आप में जो है सर्वशक्तिमान शक्तिशाली तो था ही, लेकिन उसकी सेना में एक से बढ़ के एक बहादुर हुआ करते थे, एक से बढ़ एक सैनिक हुआ करते थे, जिन्होंने भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराया। कहते हैं कि उसी में से एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था फरीद। जिस समय बाबर भारत की धरती पर उतर चुका था, उस समय फरीद भी उसके साथ आया था। कहते हैं कि पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई, दूसरी लड़ाई खानवा की लड़ाई और तीसरी लड़ाई चंदेरी की लड़ाई, राणा सांगा के साथ चंदेरी की लड़ाई लड़ने में वो व्यक्ति था, वो सैनिक था। उसमें तोपची का भी काम शायद कभी कभी संभाला था। कहते हैं कि जब चंदेरी का लड़ाई जीत चुके थे, तो अपने आप में ये सभी लोग, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि चंदेरी जैसी लड़ाई जीत गए। कहते हैं कि जब चंदेरी की लड़ाई जीत गए तो उसके उपलक्ष्य में एक भव्य दावत का आयोजन कराया गया। सभी लोग, सारे सेना और सैनिकों को बुलाया गया और सभी लोग को दावत का आनंद लेने को कहा गया। उसी समय जो फरीद नाम का व्यक्ति था, वो फरीद क्या किया करता था कि तलवार से गोश्त पर मारता था और उठा के खाता था, तलवार पर गोश्त के मारता था और उठा के खाता था। जब ये नजारा जब बाबर ने देखा, तो अपने पुत्र जो था, उसका प्रिय पुत्र हुमायूं उसके बगल में खड़ा था, उससे कहा कि इस गुस्ताख पर नजर रखना, इसके चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा खतरा है। जब ये बात बाबर अपने बेटे हुमायूं को समझा रहा था, वही ये बात वहां बाबर यानी बाबर की बातों को फरीद भी सुन रहा था। कहते हैं कि फरीद बड़ा ही चालाक, बहुत ही ताकतवर जो है एक व्यक्ति था। उसने दिमाग लगाया और कहा कि मैं बाबर की नजर में आ चुका हूं, इसके पहले कि बाबर मुझे मरवा दे, मुझे इस सेना को छोड़ के भाग जाना चाहिए। वो इस सेना को छोड़ के भाग गया, बिहार में आया और बिहार के उस समय राजा हुआ करते थे बहार खान लोहानी, और बहार खान लोहानी का अंग रक्षक बन गया, बॉडीगार्ड बन गया। कहते हैं कि पहले के राजा महाराजा का शौक हुआ करता था। शौक क्या था कि जंगल में जाना है, शिकार करना है, और जंगल में गए शिकार करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, जिसमें शेर और चीता जैसे और बाघ जैसे जानवर भी होते हैं, खूंखार जानवर, जो अपने शिकार को बड़े ही छुप के वार करते हैं, अचानक से ही वार कर देते हैं। उसी में जो बहार खान लोहानी जब शिकार कर रहे थे, तो एक शेर ने अचानक से हमला कर दिया। जबकि बॉडीगार्ड है फरीद, तो बीच बचाव करते हुए आया और शेर को बीचों बीच फाड़ दिया। इस नजारा को देख के वो मिसमराइज्ड हो गए और उन्होंने फरीद को कहा कि तुम फरीद वरीद नहीं हो, तुम तो शेर खान हो, शेर खान। और उसी समय से फरीद का नाम जो था वो शेर खान में बदल गया, और वही शेर खान था जो आगे चल के मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बड़ा कांटा वाकई में बना और मुगल सल्तनत को भारत से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसने आने से पहले अपने दोस्तों से यह वादा किया था कि अगर मुझे खुदा ने सही सलामत रखा तो मैं इस मुगलिया सल्तनत को भारत से बाहर निकाल के दम लूंगा। और वाकई में वो किया उसने हुमायूं को हराया, बैटल ऑफ चौसा में सबसे पहले पराजित किया 1539 के आसपास, 1539 में ही। उसके बाद गया और कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई में पूरी तरीके से हुमायूं को हराता है और मुगल सल्तनत को उखाड़ के फेंक देता है और अपने सल्तनत को लगाता है, जिसका नाम पड़ा सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश, जिसके राजा हुआ करते थे शेर शाह सूरी। इतना ताकतवर नेता, बिहार का ही व्यक्ति है। आज भी उसका सासाराम में मकबरा है, कभी फुर्सत मिले तो चले जाना और देखना। ऐसा मकबरा जिसको जीते जी उसने खुद के लिए बनवाया था। उसको पता था कि मेरी मौत तो एक ना एक दिन होनी है, लेकिन मेरे मौत तक भी, मेरे मरने के बाद भी मेरे पैरों के निशान वहां तक दिखना चाहिए। और आज भी बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है।
जहां पर उसके अपने ही पैरों के निशान है। अपने मरने के बाद भी वो शेरशाह सूरी अपने द्वारा वहां जाता है, क्योंकि उसने पहले अपने जीते जी बना दिया था। इतना ताकतवर नेता, इतना ताकतवर योद्धा। आप पढ़ते हो भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो पहले शेरशाह सूरी मार्ग हुआ करता था, उसी व्यक्ति ने बनाया है। कहने का मतलब मेरा यह है, मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतिहास की घटनाएं ऐसी ऐसी हैं तो पढ़ने के बाद मन करता है सर और बताइए, सर और पढ़ाइए, और चीजों के बारे में बताइए, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी बताना चाहता हूं। इससे कहना मेरा यह है, मेरा तात्पर्य यह है, हम आ जाऊंगा चौथे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा प्रिंस, टेंशन ना लो। मेरा कहना यह है कि इतना ताकतवर योद्धा मरा कैसे, कैसे उसको, किसके अंदर इतनी ताकत थी कि जिसने शेरशाह सूरी को मार दिया। आओ इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि कालिंजर का एक किला हुआ करता था, उस कालिंजर को उड़ाने के लिए चला गया शेरशाह सूरी, और यहीं पर जो है उड़ाने की परंपरा चल रही थी, उड़ाने का तरीका जो है चल रहा था, और इसके लिए एक तोप सजाया गया था, जो तोप था वो लगाया गया था। कहते हैं कि इस तोप के अंदर से एक गोला था, ये गोला आया और इस दीवार से टकराया, और टकरा के वापस यहीं आया जहां पर पहले से ही एक्सप्लोसिव रखे हुए थे, और ये ब्लास्ट हो गया अपने तरीके से, पूरे के पूरे तरीके से ये ब्लास्ट हो गया, और यहीं से शेरशाह सूरी की जीवन लीला समाप्त होती है, यहीं से मारा गया। इसका मतलब कि मारने वाला कोई ऐसा योद्धा ही नहीं था जिसने शेरशाह सूरी को मार सके। किसी की बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि जो शेरशाह सूरी जैसे योद्धा को मार सके, क्योंकि उसे तो आंधियों ने पाला था। किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। जितना दिन जिंदा रहा उतना दिन बहुत सारे भारत के अंदर विकास करे। कहते हैं कुछ ऐसे इतिहासकार भी हुए हैं जिन्होंने कहा है कि अगर शेरशाह सूरी अपने गलती से भी 5-10 साल अगर जिंदा रह जाता तो हम मुगल सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते सूरी डायनेस्टी के बारे में, सूर्यवंश के बारे में हम पढ़ रहे होते, और अनेकों अनेकों चीजें बनी होती देश के अंदर। हाँ, तो यही चीज है, जब किसी चीज पर प्रभाव उसी चीज का पड़ जाए तो यही तो होता है रिफ्लेक्शन। जैसे वर्तमान में ले लो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे व्यक्ति एक और खड़ा है, देखो एक व्यक्ति है कि नहीं। अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो व्यक्ति भी हाथ उठाएगा, मैं इधर घूमूंगा वो भी इधर घूमेगा, मैं दोनों हाथ उठाऊंगा वो भी दोनों हाथ उठाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दूसरा आता है इंफेटिक प्रोनाउन। क्या है? अब देखो, इंफेटिक प्रोनाउन कहने का मतलब यह है कि जिस समय बहार खान लोहानी पर जब शेर ने आक्रमण किया तो फाड़ कौन दिया? तो यही शेर खान। तो यह कहेगा कि मैं खुद शेर को मार दिया था। कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम शेर खान क्यों पड़ा? तो यह कहेगा कि मैं खुद शेर को मारा हूं, इसीलिए इस चीज से मेरा नाम पड़ गया है शेर खान, यहीं से आया है। तो यही हो जाता है इंफेटिक प्रोनाउन। यानी देखो, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक दोनों एक ही चीज है। बस यहां पर यह है कि जब किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव है, इसीलिए आप पढ़ते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स के अंदर। और इंफेटिक प्रोनाउन कहता है कि जब किसी चीज पर एम्फसाइज किया जाए, ये इंफेटिक को दिखाता है। जब किसी पर दबाव डाला जाए, जोर डाला जाए, तो वो इंफेटिक होता है। चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पीके सर की क्लास तुरंत स्टार्ट होगी। चलिए आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबसे रुखसत करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बढ़िया से आप पढ़ते रहिए। सर हिस्ट्री की क्लास कब से लगेगी? लगेगी, बहुत जल्द लगेगी, क्लासेस भी लगेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। देखो यही चीज है आपका रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के बारे में अलग अलग विस्तार करके बताया हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब उसी का जो है रिफ्लेक्शन जब होता, उसी का प्रभाव उस पर है। जैसे शेरशाह सूरी को मारा कौन? बोला खुद मारा। मरा कौन? खुद मरा। तो मारने वाला और मरने वाला जब एक ही व्यक्ति है, उसी को रिफ्लेक्शन कहेंगे, इसी का प्रभाव है ना, यहाँ टकरा के आया। तो यही चीज है रिफ्लेक्स। इफेक्टिव का मतलब शेर को मारा कौन? शेर खान, नाम पड़ गया शेर खान, तो यही चीज है। चलिए थैंक यू वेरी मच, रुखसत करते हैं, कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहे, आबाद रहे, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल। जय हिंद।